इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट्स डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 डायमेंशंस होते हैं किसी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं और किस बेसिस पे हैं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि 3 एग्जाम्पल दिए थे जिसके बेसिस पे 3 डायमेंशंस बने हैं मेरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। पहला मैंने आपको बताया था प्राइस, जिसके वजह से हमारा कुछ फैक्टर्स जिसके वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। मैंने आपको बताया था पहला प्राइस, दूसरा क्रॉस। क्रॉस यहाँ पर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिलेटेड गुड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिलेटेड गुड्स कि अगर मेरे को रिलेटेड गुड्स के अंदर अगर कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से मेरी डिमांड पे इम्पैक्ट जा रहा है तो उसको कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन तीसरा मैंने आपको बताया था कंज्यूमर की इनकम के बेसिस पे जो मेरी डिमांड पे इम्पैक्ट जाएगा उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर 3 एस्पेक्ट्स के अंदर हम देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसका बेसिक फॉर्मूला जो है मैंने वो आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया है, जो आप लास्ट वीडियो से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मैं आपको कहूँ तो वो होता क्या है, वो परसेंटेज चेंज जो हो रहा है डिमांड में किसी कॉमोडिटी की वजह से। किसी कॉमोडिटी की डिमांड में अगर कोई चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में, वो देखा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स। यानी कि एक्स कॉमोडिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है, उसकी डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसके प्राइस के वजह से, उसको हम कहेंगे यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली अगर मैं कहूँ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स, एक्स की डिमांड में परसेंटेज चेंज किसके वजह से हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसकी वजह से, रिलेटेड गुड्स के प्राइस के वजह से जो चेंज हो रहा है मेरी डिमांड में, मेरी कॉमोडिटी एक्स की डिमांड में, वो हमारा कहा जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन हमारा थर्ड डायमेंशन है, वो थर्ड डायमेंशन है हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स। एक्स की डिमांड में परसेंटेज चेंज किसके एस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ये हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम के वजह से जो मेरे एक्स कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैंने आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि ये 3 डायमेंशंस कौन से हैं हमारे। देन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 डायमेंशंस है ना जी, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये अभी आपको नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ अभी अपने कोर्स के लिए देखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाय, तो आपका नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। स्टिल मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है हमारी कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज होना, किसके वजह से, प्राइस के वजह से, उस कमोडिटी के प्राइस के वजह से हमारे कमोडिटी की जो प्राइस की जो डिमांड में चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है किसके वजह से, प्राइस के वजह से, उसके प्राइस के वजह से, इसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा फॉर्मूला मैंने आपको ये समझा रखा है कैसे ये फॉर्मूला बना है। एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हमारा आंसर आता है 2, या हो सकता है वो आंसर आ रहा है 3, ये जो भी आंसर है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके मान के चलता हूँ कि 2 मेरा आंसर यहाँ पर आया है इस फॉर्मूले से। तो इस 2 का मतलब क्या होगा, इस 2 का मतलब होगा कि अगर मेरे प्राइस में अगर मेरे कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज होता है, यानी कि अगर मेरा प्राइस कमोडिटी का बढ़ जाता है तो मेरी जो डिमांड है कमोडिटी की उसमें क्या चेंज आएगा, वो 2% से नीचे गिर जाएगी। प्राइस जो भी परसेंट से चेंज हो रहा है उसके वजह से हमारी डिमांड में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो 2% से नीचे गिर जाएगी।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं अगर कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है तो उसके वजह से क्या चेंज आएगा, उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो 2% से बढ़ जाएगी। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 2 आ जाती है तो उसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आ गया होगा। हमारा प्राइस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, कि अगर मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो आ जाता है तो उस केस के अंदर उसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा प्राइस जो कि 1% से अगर बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होगा, मेरी जो डिमांड है वो 2% से गिर जाएगी। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड मेरी 2% से गिर जाएगी। सिमिलरली अगर मेरा प्राइस जो है वो 1% से अगर गिर जाता है तो मेरी जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, वो 2% से बढ़ जाएगी। यानी कि ये इस ऊपर वाले एग्जाम्पल का, इस फॉर्मूले से जो आंसर आता है उसका क्या मतलब होगा वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट भी है। इवन 3 डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको बताया है उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट भी है। इस वजह से इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम ये भी बोल देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसको कुछ लोग बोल देते हैं डिमांड इलास्टिसिटी। क्या बोल देते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी। ठीक है, और कुछ लोग इसको बोल देते हैं सिंपली, इसको कुछ लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, कुछ लोग इसको सिंपली इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको पहले से ही यह नाम लिखवा रखा है इसका, तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोल देता है डिमांड इलास्टिसिटी तो वो आप क्या मानोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मानोगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देता है तो आप क्या मानोगे कि वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अच्छा, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ और मेंशन्ड है तो उस केस के अंदर जो मेंशन्ड है वो माना जाएगा। अदरवाइज कॉमन रेफरेंस के अंदर नॉर्मली अगर कोई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देता है तो आप मानोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नंबर यहाँ पर 2 आ रहा था या 3 आ रहा था, ये नंबर जो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर 2 आ रहा था या 3 आ रहा था, मैंने एग्जाम्पल में आपको 2 लेके बता दिया था। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जितना ज्यादा यहाँ पर नंबर आएगा, जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी, देखिए ये जो आंसर है ना, ये हो सकता है कि एक हाई वैल्यू हो। ठीक है, अगर ये हाई वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर एक हाइयर वैल्यू यहां पर आ जाती है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे प्राइस पे कोई भी इंपैक्ट जाता है, प्राइस पे कोई भी प्राइस अगर मेरा 1% से चेंज होता है तो जितनी यहां पर वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वैल्यू से मेरी डिमांड में यहां पर चेंज आ रहा होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू से मेरी डिमांड में यहाँ पर चेंज आ जाएगा। यहाँ जो वैल्यू होगी, मान लो 3 है तो 3 के केस के अंदर यहाँ चेंज कितने से आएगा, 3% से यहाँ पर चेंज आ जाएगा। तो ये हमारा होता है, जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी उतना ज्यादा इलास्टिसिटी होगी डिमांड की। अच्छा देखिए, इलास्टिसिटी मैं आपको बताऊं ये वर्ड कैसे याद कर सकते हैं। आप देखिए, इलास्टिक आपने देखा होगा, इलास्टिक एक होती है, शॉप पर मिलती है, कॉस्मेटिक शॉप पर। ये क्या होता है, ये है ना, इसको जितना मर्जी खींचो ये उतना ज्यादा खिंचती चली जाती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर, उससे आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो इसे याद करने के लिए। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उसमें उतना ज्यादा वो खिंच जाएगा, यानी कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आएगा, यहाँ जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मेरी डिमांड में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होने के वजह से। ठीक है, और जितनी कम वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी अगर यहाँ पर, उतना ज्यादा उतना कम चेंज होगा। देखिए अगर यहाँ पर प्राइस
1% से चेंज होता है, और अगर मान लो यहाँ ऊपर वैल्यू हमारी थी 0.8, तो उसके इसके अंदर डिमांड में कितना चेंज आएगा? डिमांड में सिर्फ 0.8% का चेंज आएगा। 1 रुपए से अगर मेरी प्राइस बढ़ जाता है तो 0.8% से ही मेरी डिमांड को अफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा इन चीज़ों से मतलब निकल के आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको नोट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पर हमें क्या है कि परसेंटेज मेथड एक बताया हुआ है जिससे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको जो यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस है वो आपको सारे सोल्व करने पड़ेंगे। इसको इस जो फॉर्मूले को है वो मैं आपको बेटर तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। स्टिल मैं यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग से उसको समझा दूंगा कि एक फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया है। देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको अब तक क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसके वजह से चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड में, कमोडिटी में? वो चेंज हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखिए क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी कि जो मेरी नई क्वांटिटी है माइनस इनिशियल क्वांटिटी, ये चेंज हो गया। नई क्वांटिटी जो भी है उसमें से अगर मैं पुरानी क्वांटिटी जो थी मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी वो हटा दूं तो क्या मेरी चेंज आ जाएगा? मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं तो मेरी एक नई प्राइस अगर मान लो फर्स्ट टाइम मेरा प्राइस था 10 रुपये और यहाँ पर डिमांड जो थी वो मेरी थी 8 रुपये। वो 8 की डिमांड थी, 10 अगर मेरा प्राइस था तो, और जैसे ही प्राइस 15 हुआ तो ये डिमांड कितनी हो गई? 10 हो गई। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या बोलूंगा आपको कि न्यू डिमांड कितनी है यहाँ पर आपकी? न्यू डिमांड कितनी हो गई? 10 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई? 10 माइनस आपकी ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? ओरिजिनल डिमांड क्या थी? 8 रुपए। तो आपने क्या किया यहाँ इनिशियली आपकी जो डिमांड थी डिवाइड बाय माइनस कर 10 माइनस 8 कर देंगे। आप क्या कर देंगे? 10 माइनस 8। ये क्या आ गया? ये चेंज आ गया। कितना चेंज है यहाँ पर? 2। लेकिन इसी को हमें परसेंटेज में लेके जाना है तो ये 2 किसका एस्पेक्ट में देखा जाएगा? ओरिजिनली क्या थी? 2 तो अब चेंज हुआ है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हुआ है? ओरिजिनल क्या था यहाँ पर? 8 था। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 8 थी। ठीक है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 8 थी। तो अगर आपको ये परसेंटेज निकालना है तो आप इसको डिवाइड बाय 8 इंटू 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज। ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो कैसे निकाला हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड? देखिए मैं आपको नीचे समझाता हूं एक बार और। आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये कैसे निकाला जाएगा? हमारा फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये कैसे निकालते हैं? ये निकालोगे आप कि आपकी न्यू क्वांटिटी अब कितना, आप न्यू डिमांड कितनी डिमांड कर रहे हो, आप प्राइस चेंज होने की वजह से आप कितनी डिमांड अब कर रहे हो, उसमें से मैं घटा दूंगा जो मैं ओरिजिनली यानी कि इनिशियली जो मैं डिमांड कर रहा था वो घटा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब तक क्या आया है मेरा? ये आ गया चेंज इन डिमांड। जो हुआ चेंज इन डिमांड, लेकिन अब इसको परसेंटेज वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं? इसको ये जो भी चेंज हुआ है ये किस के एस्पेक्ट में चेंज हुआ है? कहां से देखेंगे इस चेंज को? ओरिजिनल वैल्यू से। तो डिवाइड कर दूंगा मैं इसको ओरिजिनल डिमांड से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा परसेंटेज में आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप सिमिलरली यहां पर देखना चाहो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, वो कैसे निकाला जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका न्यू प्राइस क्या है। न्यू प्राइस क्या है यहाँ पर? ठीक है,
न्यू प्राइस उसमें से आप रिड्यूस कर दो जो आपका ओल्ड प्राइस था। ओल्ड प्राइस आपका जो था, यानी कि जिसको हम ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल प्राइस था। लेकिन हमें इसको किस में निकालना है? ये तो चेंज आ गया, मेरा चेंज आ गया, लेकिन इसको निकालना है हमें परसेंटेज में। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा ओल्ड प्राइस से। हम पुरानी वैल्यू के एस्पेक्ट में ही तो चेंज निकालेंगे, कितना चेंज हुआ। तो डिवाइड कर दिया मैंने इसको ओल्ड प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो ये आ जाएगा मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में डिमांड कैसे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर 10 और 8 का, और ये 15 है, तो हमारी डिमांड 10 है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर फिगर्स पुट करूं तो यहाँ क्या फिगर्स पुट की जाएगी? न्यू डिमांड कितनी थी मेरी? न्यू डिमांड थी मेरी 10, और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी मेरी? 8 थी। और यहाँ पर अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 8 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये आ जाएगा 2/8 इंटू 100। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्राइस पुट करता हूं तो वो कैसे होगा? ओरिजिनल प्राइस क्या था मेरा? 10 रुपए। ठीक है। लेकिन न्यू प्राइस क्या है मेरा? 15। तो 15 न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस जो है मेरा 10 रुपए। अब मेरे को इसको परसेंटेज में निकालना है, तो ओरिजिनल प्राइस जो है मेरा 10 इंटू 100। तो ये क्या आ गया? 5/10 इंटू 100। ये आ गया मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब ये आप समझ गए यहाँ पर, तो आप सारा कुछ समझ गए इसमें। अगर ये दो बातें यहाँ पर आपको समझ आ गई, ये दो बातें अगर आपको यहाँ पर समझ आ गई, तो ये फॉर्मूला ही आपको समझ आ गया। देखिए मैंने और कुछ थोड़ी किया है। ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की है, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करके आपको बताया है, ये ही मैंने ऊपर रख दिया। देखो एज इट इज, ये एज इट इज यहाँ पर रख दिया मैंने, ये देखिए एज इट इज फॉर्मूला मैंने यहां पर रख दिया। तो ये फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यू डाल दोगे तो आपका क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस चेंज होने के वजह से कितना आपकी डिमांड में चेंज हुआ है, इलास्टिसिटी कितनी है उसमें। तो ये आपका आ गया मेजर कर। अगर आपको कोई कहता है मेजर करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि ये कौन सा मेथड है? हमारा परसेंटेज मेथड है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक प्रोपोर्शनेट मेथड भी, ये तो था जो मैंने आपको बताया, ये परसेंटेज मेथड था। अब मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं जो इसी फॉर्मूले से ही ड्राइव होगा। वो कौन सा मेथड है? प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मेथड। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी? देखिए जो मैंने ऊपर बताया था सेम वही चीज यहां पर भी बतानी है, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट मेथड है। तो यहां आपको बताता हूं कि ये नया फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट मेथड में कैसे ड्राइव किया है मैंने। देखिए मैंने आपको बोला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए यहां पर मैंने क्या किया था, चेंज इन डिमांड, ये क्या है? ऊपर का पोर्शन जो है ये क्या है? चेंज इन डिमांड अपॉन में ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। तो मैंने इसको यहां पर क्या लिख दिया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में ओरिजिनल डिमांड। ये देखिए ओरिजिनल डिमांड लिखा था यहाँ पर, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से। यही था ऊपर वाला फॉर्मूला। सिमिलरली मैं आप यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है क्या? ये चेंज इन प्राइस ही तो है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, चेंज इन प्राइस किसके रेस्पेक्ट में देखा हमने? प्राइस जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था उसके रेस्पेक्ट में। तो ये प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। देखिए अब इस फॉर्मूले में मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सबको मैथ्स अच्छा लगता होगा, तो आप ये समझ जाओगे। देखिए यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। और आपको पता होगा कि ये जो आपका डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है, एक वैल्यू है चेंज इन प्राइस, देन उसके नीचे डिनोमिनेटर है। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी ओरिजिनल वाला, ये जो बेस हमारा डिनोमिनेटर है इसके ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है Q, ये कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी नीचे P के साथ। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये तो है ही। अब इन दोनों, इसको और इसको, इन दोनों फिगर को हमें करेक्ट करना है, इनकी करेक्ट पोजीशन पे इनको लेके जाना है। तो देखिए कैसे लेके जाएंगे? P को मैं ऊपर ले गया,
तो ये आ गया P, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देन ये आ गया P, ठीक है। और ये जो Q मेरे क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ये कहाँ आ गई, नीचे, ये आ गई नीचे। तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला। ये कौन सा मेथड है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये कौन से मेथड से आया ये फॉर्मूला, ये प्रोपोर्शनेट मेथड से आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं चेंज इन क्वांटिटी? चेंज इन क्वांटिटी निकाला जाएगा हमारा न्यू क्वांटिटी, यानी कि न्यू डिमांड जो है मेरी, उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड डिमांड, तो ये आ जाएगी मेरी चेंज इन क्वांटिटी। और चेंज इन प्राइस कैसे आएगा? चेंज इन प्राइस भी सेम, न्यू प्राइस जो है, न्यू प्राइस में से मैं घटा दूंगा ओल्ड प्राइस अपना, क्या कर दूंगा, ओल्ड प्राइस इसमें से रिड्यूस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा प्रोपोर्शनेट मेथड से चेंज इन, ये आ गया मेरा चेंज इन प्राइस। सेम प्रोपोर्शनेट मेथड से ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये आप कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पर बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस है दो, मैं वो आपको समझा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वो देखने के बाद आप समझ जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या था ये। देखिए क्वेश्चन 1 है, ये इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 1 आपकी बुक के अंदर। यहाँ पर ये क्या कहता है, ये आपसे बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहता है ये आपसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो, यानी कि वो ईडी कैलकुलेट करने के लिए वो आपसे बोल रहा है। कब वो बोल रहा है? वो बोलता है कि आपकी जो डिमांड है, जो आपकी डिमांड है कमोडिटी की, उसमें क्या इंपैक्ट गया है, वो इंक्रीज हो गई है। ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल वो बता रहा है 4 थी, लेकिन अब न्यू कितनी आ गई है आपकी, न्यू आ गई है 5, वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और आपके प्राइस पे क्या इंपैक्ट गया है, ओरिजिनल प्राइस क्या था आपका, ओरिजिनल प्राइस ये बोल रहा है कि आपका 10 रुपए हुआ करता था, और आपका जो न्यू प्राइस है वो हो गया 8। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला, आपकी डिमांड क्या है, डिमांड बढ़ गई है, और प्राइस का क्या बताया है, प्राइस कम हुआ है। तो देखिए अब ये आपकी फिगर्स आ गई है। अब आपको ये बोल रहा है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और देन इनको आंसर देखते हैं, आंसर क्या आएगा। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय, किसके वजह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस उसी कॉमोडिटी की जिसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज मेथड से हम सोल्व करते हैं। देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सबसे पहले चलो हम क्या करते हैं, आपको बेसिक लेके चलते हैं यहाँ पर कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ है, सबसे पहले ये निकालते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपकी न्यू डिमांड है, न्यू कमोडिटी की डिमांड जो है वो है 5, और ओरिजिनल डिमांड क्या थी आपकी 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका चेंज, चेंज इन डिमांड कितना आ गया 1। जब इसको मैं निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर मैं इसको निकालूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आपकी ओरिजिनल डिमांड क्या थी 4 इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/4 इंटू 100, ये आपका बनेगा 25%, ये कितना बन जाएगा आपका 25%। देन सिमिलरली हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, तो न्यू प्राइस क्या है आपका, न्यू प्राइस है 8, आपका ओरिजिनल प्राइस क्या है 10, ठीक है। तो आपका चेंज कितना हुआ -2 का, -2 आपका प्राइस में चेंज आया। देन मैं आपसे बोलता हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता दो कितना आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आया प्राइस में, तो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, -2, ओरिजिनल प्राइस क्या था आपका 10, कितना था ओरिजिनल प्राइस आपका 10 इंटू 100। अब यहां पर आप परसेंटेज निकाल सकते हो कितनी है, परसेंटेज यहां पर आ जाएगी -20%, -20%। आप इसको सोल्व करके देखना, -20% आ जाएगी, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -20%। अब क्या मैं इस वैल्यू को ऊपर यहां पुट कर सकता हूं, मैंने निकाल लिया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है मेरी 25%, प्लस में 25%। अच्छा देन यहां पर क्या है,
चेंज इन प्राइस कितना है मैंने निकाल लिया था, ये रहा। कितना आया ये, माइनस में 20%। कितना, माइनस में 20%। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में 1.25। देखिए यहां पर जो जब भी आपका माइनस में आंसर आता है ना, इस माइनस को आप इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे, इसको इग्नोर कर दोगे। ठीक है, इसको इग्नोर करके देन आप देखोगे यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या है, 1.25 है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन 1। चलो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं जो कि होगा इलस्ट्रेशन 2, और उसको पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या आपसे वो बोल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखिए इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका प्राइस चेंज हो रहा है। प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस न्यू, ओरिजिनल कितना था आपका, पहले ओरिजिनल लिखते हैं देन लिखेंगे हमारा न्यू प्राइस क्या बन रहा है। ओरिजिनल प्राइस यहां पर है 8, और अब कितना हो गया, 8 से बढ़ के 10 हो गया, ये इसने बता दिया। देन अब डिमांड देखते हैं, डिमांड में क्या बोल रहा है। डिमांड के लिए ये बोल रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो पहले 5 हुआ करती थी क्वांटिटी की डिमांड। जी बिल्कुल। अब वो बोल रहा है कि जब प्राइस आपका 10 हो गया तो आपकी डिमांड कितनी बची है, सिर्फ 4 यूनिट की डिमांड बची है। तो अब ये बोल रहा है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के बताइए कितना होगा। तो हमें पता है, ये तो बहुत इजी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला इस चीज का। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे यहां पर, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम निकालते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ जी, यहां देखिए आपका न्यू क्वांटिटी की डिमांडेड कितनी है 4, ओरिजिनल क्या थी 5, तो कितना चेंज हुआ है, -1 का चेंज हो गया। अब जब मैं इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालते हैं अब हम, तो परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो -1 है ये किसके एस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ये हुआ है ओरिजिनल के एस्पेक्ट में चेंज, तो यानी कि डिवाइड बाय 5 इंटू 100। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया और इंटू कर दिया 100 से। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा पता है, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका माइनस में 20%। क्या आ जाएगा, माइनस में 20%। देन अब हम निकालते हैं चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा न्यू प्राइस क्या है। न्यू प्राइस है हमारा 10। ठीक है जी, ओल्ड प्राइस क्या था हमारा, ओल्ड था 8, तो चेंज कितने का हो गया, 2 का चेंज हो गया। अगर मैं इसी को परसेंटेज में निकालूं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये कितना है 2 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था हमारा, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में ही तो चेंज हो रहा है, ओरिजिनल था 8 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका क्या वैल्यू आएगी, 2/8 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25%। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25%। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को। तो मैंने वैल्यू पुट करी है, तो मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था -20%। बिल्कुल जी। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है मेरा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है मेरा 25%। तो ये आंसर क्या आएगा, आप आंसर इसका सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.80%। 0.80 आपका आंसर आ जाएगा इसका। परसेंटेज परसेंटेज तो कैंसिल हो ही जाएगी। ठीक है, देन ये माइनस मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करना है, माइनस को इग्नोर, इसको क्या करना है, इग्नोर। देन आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0.80। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0.80। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो उन दोनों इलस्ट्रेशन से हमें क्रक्स निकल के आया है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तब आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जब भी आप कंसीडर करोगे वैल्यू को, जब भी आप कोई भी वैल्यू, जब भी आपका कोई आंसर यहाँ पर नेगेटिव में आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे
नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं -3 बड़ा है या -4 बड़ा है। जनरल मैथ्स के अकॉर्डिंग -3 बड़ा है या -4 बड़ा है। तो जनरल मैथ्स क्या बोलता है हमारा कि -3 एक हाइयर वैल्यू है, -3 एक हाइयर वैल्यू है एज कंपेयर टू -4। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहां पर क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव को इग्नोर कर दो। नेगेटिव को क्या करा मैंने, इग्नोर। नेगेटिव को इग्नोर करने की वजह से ये वैल्यूज को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, -3 को मैंने इग्नोर करा और -4, ये माइनस माइनस मैंने हटा के इग्नोर कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर वैल्यू कौन सी बड़ी वैल्यू है दोनों में से। तो यहां पर बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 4। माइनस तो मैंने आपको बोल ही दिया इग्नोर कर दो। तो अब वैल्यू कौन सी बड़ी हो गई, 3 और 4 में से 4 वैल्यू बड़ी है, वैल्यू हाइयर है। ठीक है, तो आपको जब भी आप आंसर देखोगे तो उसमें ये चीज का ध्यान रखना कि माइनस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है हमारा, 4 वैल्यू हाइयर है तो इसका मतलब क्या है, ये हाई इलास्टिसिटी है, यहां पर हाई इलास्टिसिटी है। और 3 में क्या है, एज कंपेयर टू 4 लेस इलास्टिसिटी है, लेस है इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि मेरी डिमांड पे इंपैक्ट कहां ज्यादा आएगा, पर 1% अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है तो मेरी डिमांड पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, यहां पर 4% का। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर कम आएगा इंपैक्ट। तो ये चीज थी आपको जो यहां पर ध्यान रखनी है, जो मेरे को ऊपर दोनों एग्जांपल से हमने समझा है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, कैसे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं यहाँ पर, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।